एवरीवन, दिस इज़ इकरा नवाज़ और आज हम बात करने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बात यह है कि किस वजह से सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुई 1930 के अंदर। तो इसकी बेसिकली जो मेन कॉज या जिसको मेन रीज़न कहा जा सकता है वो ये थी कि 1927 के अंदर साइमन कमीशन आता है इंडिया में। पूरा इंडिया जो है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब ने उसका बायकॉट किया। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने कहा, इंडियंस को चैलेंज किया कि चलो जाओ अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना लाओ। ठीक है, तो जनाब 1928 के अंदर इन्होंने फिर नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की। तो जनाब अब ये चाहते थे, इंडियंस चाहते थे कि अब नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में डिस्प्यूट था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके। सो ये एक प्रॉब्लम थी जो इन दोनों में ब्रिज नहीं हो सकी। खैर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि जब नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की तो इन्होंने डिमांड की कि इसको 1 साल के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि एक प्रॉब्लम तो था ये कि नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन वो चाहते थे कि कोई ऐसा पॉइंट उनको मिले जिस पे पूरे सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया जा सके। कोई ऐसी पेन पॉइंट ढूंढा जाए जो पेन पॉइंट ये ना देखे कि ये कम्युनिटी अनटचेबल है, या ये मुस्लिम है, या ये हिंदू है, या ये क्रिश्चियन है, ये ज्यू है। यानी कोई ऐसा पेन पॉइंट जो सबको इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा हो। तो वो थे सॉल्ट लॉज। ठीक है, नमक के कुछ कानून ऐसे थे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की तरफ से जो एक पेन पॉइंट थे पूरे सब कॉन्टिनेंट की तमाम क्लासेस के, मिडल हो, लोअर हो, अपर हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वो सॉल्ट लॉज क्या थे। तो बात ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने इंडियंस को प्रोहिबिट किया हुआ था, मना किया हुआ था। किस बात से कि जनाब आप ना तो सॉल्ट को कलेक्ट कर सकते हो, ना ही सेल कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक वाइटल मिनरल है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की मोनोपली चल रही है। मोनोपली कहते हैं कि कोई एक ही एक्टर है जो काम कर रहा है, किसी एक प्रोडक्ट को बना रहा है, उसका कोई कंपैटिटर नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का कोई कंपैटिटर नहीं था, इन्हीं की मोनोपली चल रही थी। अब इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो सब पुअर क्लासेस जो थी, पुअर सेक्टर जो था वो ज़्यादा था और वो इससे ज़्यादा सफ़र कर रहा था। अब सफ़र कैसे कर रहा है? क्या वो टैक्स बहुत ज़्यादा था? येस, इट वाज 65% टैक्स, यानी नमक के उसके ऊपर वो 65% टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। और आई थिंक कि ये टोटल इसके रेवेन्यू में आई थिंक 11 से 15% तक ये एक पूरा शेयर बना रहा था उनके बजट का। ठीक है, तो इन्होंने फिर कहा कि क्यों ना इस लॉ को पकड़ा जाए और इसके ऊपर इसको एक बेस बनाकर तो ये जो मूवमेंट है इसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसके ये थे अब हम इसके कुछ इनर रीजंस देखते हैं जिनकी वजह से ये मूवमेंट जो है इसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लिया। ठीक है, अब क्या मोमेंटम गेन कर लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मोमेंटम गेन करने की वजह क्या थी? साइमन कमीशन। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। फॉर्मेशन की बात क्यों की जा रही है? फॉर्मेशन की बात ये की जा रही है कि साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो वो देखना चाह रहा था कि 1919 का जो एक्ट है वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लानी चाहिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो साइमन कमीशन में एक भी इंडियन को ऐड नहीं किया गया, जितने भी थे वो सारे ब्रिटिशर्स ही थे। तो इंडियंस को इस बात पे बहुत गुस्सा था कि क्यों ब्रिटिशर्स ही, क्यों इंडियंस क्यों नहीं? जब हमारे यहाँ पे एक कानून लेकर आ रहे हो तो हमसे पूछकर कानून लाया जाए, हमारी मर्जी से और हमारी राय से लाया जाए। तो इस कमीशन के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स क्यों हैं, इंडियंस क्यों नहीं हैं? ठीक है, इसके अलावा क्या था, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस चाहा इंडियंस ने, इन्होंने रिजेक्ट किया साइमन कमीशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो प्रोटेस्टर्स थे उनको डिटेन किया जा रहा था, उनको अरेस्ट किया जा रहा था। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होती है। ठीक है, एकदम से एक मूवमेंट है वो स्टार्ट कैसे हो गई, तमाम लोगों को सॉल्ट लॉज के अगेंस्ट एकदम से कैसे यूनाइट कर दिया गया।
तो इसके लिए स्टार्ट कुछ इस तरह से हुई। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो वॉइसरॉय थे उस टाइम पे, वॉइसरॉय इरविन, इनको महात्मा जी ने एक लेटर लिखा। लेटर के अंदर इन्होंने अपनी 11 डिमांड्स जो थी वो इनकॉर्पोरेट की और कहा कि इन 11 डिमांड्स को ना फुलफ़िल कर दिया जाए। ठीक है, अगर तो आप 11 मार्च तक ये डिमांड्स पूरी कर देते हो। डिमांड्स कब दे रहे हैं? जनवरी 31 1930 में, यानी फ़ेब का स्टार्ट हो गया, तो 11 मार्च तक ना हमें इसका रिस्पॉन्स चाहिए। हम चाहते हैं कि ये डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए। अगर तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं करते तो हम फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब ये लॉन्च कैसे होती हैं? 78 जो उनके डिसिपल्स थे इनके, महात्मा जी के, इन्होंने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट कैसे किया? इन्होंने तकरीबन 240 किलोमीटर्स पैदल सफ़र किया। कहाँ से? बारामती से लेके कोस्टल टाउन ऑफ डंडी। इसको डंडी मार्च इसीलिए कहा जाता है कि डंडी तक इन्होंने ये मार्च किया। ठीक है, और फिर वहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया ये सॉल्ट लॉस के अगेंस्ट अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके इम्पैक्ट क्या पड़े सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट ये हुए, सबसे पहली तो बात ये देखी गई कि इसमें स्टूडेंट्स ने, ख़ास तौर पे विमेंस ने पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट ट्राइबल्स ने, बिजनेस पीपल हो गए, लेबरर, पीजेंट, यानी कहीं से भी, चूँकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट थी जिससे तमाम कम्युनिटी, तमाम सब कॉन्टिनेंट के लोग इफ़ेक्ट हो रहे थे, लिहाजा ये चीज़ देखने में आई कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये यूनाइट हो गए हैं एक पेज पे। ठीक है, और ये एक लीडर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अब उन्होंने, एक तो ये देखा गया, दूसरी तरफ ये देखा गया कि तकरीबन 1 लाख लोग घरों से निकल आए, जिसके अंदर वुमेन्स को भी देखा गया। अब इन्होंने क्या किया जनाब? इन्होंने लाठीचार्ज किया प्रोटेस्टर्स को सेपरेट करने के लिए। इसकी स्ट्रेंथ को तोड़ा गया फोर्स के ज़रिए। फिर भी तकरीबन 2000 वॉलंटियर्स ऐसे थे जो कि अपने पीसफुल रेजिस्टेंस पे अड़े रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था। चूँकि ये एक डिसोबीडियंस चली, सिविल डिसोबीडियंस चली, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से रिस्पॉन्स तो आना था। अब वो रिस्पॉन्स क्या आया होगा? वो रिस्पॉन्स ये आया कि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब इंडियंस को एक पेज पे लाना ज़रूरी है, इस डिसोबीडियंस को ख़त्म करना ज़रूरी है, और इनको एक पेज पर लाने के लिए जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी इंडिया के अंदर कम्युनिटीज़ हैं, उनको एक पेज पे लाना होगा। अब बेसिकली जो प्रोमिनेंट लोग थे वो मुस्लिम्स थे और हिंदूज़ थे, इसके अलावा अनटचेबल्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी। तो बेसिकली जो गैप था इन दो के अंदर था। तो ये चाहते थे कि अगर तो ये सब मिल जाते हैं एक पेज पे, फिर तो रिफॉर्म्स लाना बहुत ईजी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की जाए ताकि इन तमाम कम्युनिटीज़ को बुलाया जाए। चूँकि उस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मसरूफ़ थी, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब चूँकि कांग्रेस जो थी वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उसका ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होना ज़रूरी था। ठीक है, मुस्लिम्स ने और दूसरी कम्युनिटीज़ ने तो अपनी डिमांड सामने रख दी थी, लेकिन अब इंडियंस की तरफ से, हिंदूज़ की तरफ से भी डिमांड्स आना ज़रूरी थी कि वो क्या चाहते हैं और जो पॉइंट्स हमने तय किए उनके ऊपर वो एग्री करते हैं कि नहीं। अब उसके लिए ज़रूरी ये था कि अगर आप चाहते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करे, तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि सबसे पहले तो वो फिर अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना, इसको ख़त्म करें। तो इसके लिए फिर वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन जो थे, इन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया और एक गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया। ठीक है, जिसके अंदर फिर कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं हम अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे। तो फिर इस वजह से कराची में एक सेशन हुआ, कराची सेशन 1931 भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर फिर कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और उन्होंने गांधी जी को एज अपना डेलीगेट बना के फिर भेजा सितंबर 1931 के सेशन के अंदर। अब थोड़ी सी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि कौन से पेन पॉइंट्स थे जिनकी वजह से, या जिन पॉइंट्स को अगर वो कर लिया जाता, ओवरकम कर लिया जाता, तो ये मूवमेंट में भी
बहुत अच्छे रिजल्ट्स ड्राइव कर पाती। तो बात ये थी कि इसमें अनटचेबल्स को इग्नोर किया गया, जिनको बहुत हाईलाइट किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली दे आर ह्यूमंस, इनके भी कुछ राइट्स हैं, और सॉर्ट लॉज जो थे वो ज़रूरी नहीं कि दूसरी कम्युनिटीज़ को इफेक्ट कर रहे थे, वो इनको भी इक्वली इम्पेक्ट कर रहे थे, इनका भी मूवमेंट में होना उतना ही ज़रूरी था, ठीक है। और उसके अलावा मुस्लिम्स जो थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको ऐसा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदूज़ के दरमियान एक ही गैप था सेपरेट इलेक्टोरेट का, जो कि नहीं हो सका। ये डिस्प्यूट ऐसे ही चलती रही, ठीक है। और मुस्लिम्स जो थे दे नेवर वांटेड टू बी अ मिनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया, इसलिए भी उन्होंने इसको एज सच वो नहीं करवाया। अब हम थोड़ा सा क्रिटिकली इसको देखते हैं कि वो क्या वो थी इसकी रिज़ल्ट, बेहतर रिज़ल्ट ड्राइव ना करने की वजह भी देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्या पड़ा। बात ये थी कि ये जो थी ना डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका प्रॉब्लम ये था कि गांधी इम्पैक्ट इस चीज़ की तरफ भी इशारा कर रहा था कि ये जो मैस मूवमेंट है ये नेचुरली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी, ठीक है। इसमें यह था कि जो बहुत से लोग जो सेक्रीफाइस करने के लिए घरों से निकल तो आए थे सितंबर 1930 पे, कुछ टाइम बाद देखा गया कि जिस ज़ील के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है अब वो कम हो रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग थक गए, उन्होंने शॉपकीपर्स और मर्केंट्स खास तौर पे इन्होंने फिर बैकआउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इक्वली बल्कि ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे आना शुरू हो गया, ठीक है। इनको टैक्स पे ना करने पे इनको फाइन्स हुए, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई। तो बात यह कि ये जो मूवमेंट थी ये अपना मोमेंटम खोने लग पड़ी, जिसकी वजह से भी फिर गांधी इम्पैक्ट की तरफ गांधी जी को आना पड़ा, ठीक है। और दूसरा ये भी था कि जो यूथ थी वो थोड़ी सी डिससेटिस्फाइड थी, क्योंकि उन्होंने बहुत पैशनेटली इंगेज हुए और वो चाहते थे कि बीच में जो इंडिया को आज़ाद करने का नारा लगा है वो अब किसी जगह पर ही पहुँचे। ब्रिटिशर्स जो हैं अब वो सब कॉन्टिनेंट से पक्के चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, बल्कि इसकी जगह पे गांधी इम्पैक्ट साइन हो गया और गांधी जी जो थे वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ चल पड़े, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी थी वो ये थी कि लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट को ये बताया कि अगर ये लोग यूनाइट होते हैं तो किस तरह से गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मूवमेंट की इम्पोर्टेंस को देखा गया, और ये भी देखा गया कि इन्होंने अपने लीडर्स को किस तरह से रिस्पेक्ट करते हुए इक्वली इसको पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे दे वर हेल्ड एज हीरोज अपॉन द रिलीज फ्रॉम द जेल। सो दिस वाज द फाइनल एनालिसिस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।